हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू। और अभी तक हमने ठीक है ऐसे देख सकते हैं कि हम जो फंडामेंटल चीज़ें थी थर्मोडायनेमिक्स की उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में वन बाय वन देख चुके हैं। थोड़ी सी स्टार्टिंग में हमने मेहनत कर ली तो अब आगे चैप्टर में हमें आगे परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी चीज़ें अब थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक को जहाँ से छोड़ा था, ठीक है, वहाँ से मैं स्टार्ट करना हूँ। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी लास्ट हमने देख लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल भी हम करते चलेंगे और कौन कौन से प्रोसेस पे क्या क्या वेरिएबल्स जो होते हैं, जो भी क्वांटिटीज उनको कैसे कैलकुलेट करना है उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आपने 9th-10th क्लास तक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं फ्लॉट, ठीक है, शॉर्ट में कोई इतना बार बार नहीं बोलूंगा, फ्लॉट बोलूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहता है ये लॉ, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को कभी भी कंप्लीटली क्या कर सकते हैं हम, वैनिश या खत्म नहीं कर सकते, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी ना ही कोई नई एनर्जी क्रिएट कर सकते। जो भी हमारे अंदर, ठीक है, सिस्टम में या जो भी हमारे ऐसे बोल सकते हैं यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो एनर्जी कंजर्व्ड है। हाँ, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे घर पे हम सिलेंडर्स यूज़ करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो उसमें जो LPG गैस है, ठीक है, वो एक एनर्जी है उसकी, उसको हम क्या बर्न करके और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म के एनर्जी को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते रहते हैं। तो बस ये कि एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कोई नई एनर्जी पैदा कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल डैम से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो वो उसमें जो फ्लो आ रहा है, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जो उसकी है, ठीक है, जो इतना पानी भरा हुआ उसकी पोटेंशियल है, उसको हम किस में, काइनेटिक में कन्वर्ट करके और फिर वो उससे ये पंप वगैरह चला के और टरबाइंस चला के, मतलब ठीक है, टरबाइंस लगे होते हैं बड़े बड़े, टरबाइंस चला के उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते। तो मतलब एक कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन के तरीके अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ नया हमने पैदा कर दिया, ईजाद कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ है सबसे बेसिक चीज़। और ऐसा भी बोला जाता है इसको, और टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व रहेगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया एनर्जी डेवलप कर दिया है कि एनर्जी को हमने बिल्कुल खत्म कर दी। ठीक है, एनर्जी रहती है। तो ये तो हुई सबसे बेसिक सी बात। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार पहले वीडियो पॉज करके चाहो तो जल्दी से लिख ले आप, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम इसको। अब मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैंने माना ये हमारे लिए एक सिस्टम है। ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया मैंने, क्लोज सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी मैंने ले ली U1, इनिशियल मैंने मान ली। हमने बोला इंटरनल एनर्जी हम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, लेकिन मैंने अजम्पशन मान लिया कि उसकी इस समय इंटरनल एनर्जी U1। उस पर मैंने कुछ वर्क को लिखा, W को लिखा पॉजिटिव, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैंने सिस्टम पे कुछ वर्क करा तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। इसी तरीके से Q को भी पॉजिटिव लिया। हीट पॉजिटिव कब आती है, जब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता है, तो हीट को भी मैंने ले लिया पॉजिटिव। तो यही लिखा हुआ है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी को मैंने मान लिया U1, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज W, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज Q इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो फाइनल जो इंटरनल एनर्जी उसको मैंने मान लिया U2 है। तो ये जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो U2 है वो पहले U1 था, वो तो हो गई होगा उसके अंदर, प्लस जो मैंने उसके अंदर क्या करा, वर्क डन करा W, प्लस जो उसके अंदर क्या हीट मैंने एब्जॉर्ब कराई है, या जो उसमें हीट एब्जॉर्ब उसके बराबर होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ U2 माइनस U1। ठीक है, U2 माइनस U1 कर दिया, इसको LHS साइड में लिया है मैं, इज इक्वल्स टू Q प्लस W या W प्लस Q, कैसे भी लिख लो। ये जो U2 माइनस U1 है, ये क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट हो गया है मैथमेटिकल। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि डेल्टा U बराबर क्या होगा, Q प्लस W। जो भी मैंने एनर्जी, ठीक है, मतलब क्या है, सिस्टम में जो भी एनर्जी थी U1 वो तो पहले से थी, उसमें मैंने जो भी हीट एब्जॉर्ब कराई है तो पॉजिटिव आ जाएगा, रिलीज कराता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। वर्क डन
ऑन द सिस्टम करवाया तो पॉजिटिव आ गया, वर्क डन बाय द सिस्टम करा था तो नेगेटिव, मतलब ये साइन कन्वेंशन उनके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता। लेकिन जो भी इनके अंदर चेंज, इन दोनों का जो समेशन होगा, हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वो टोटल क्या होगा, किसके समेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। उस इंटरनल एनर्जी में तो फर्क पड़ेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के पार्टिकल्स या जो भी इसके अंदर है, ठीक है, सिस्टम में, उनकी एनर्जी या तो कम हो रही होगी या ज़्यादा हो रही होगी, जो भी चेंज आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी पे सबसे बेसिक न्यूमेरिकल क्या पूछ सकते हैं, 3 में से 2 वैल्यूज दे रखी होगी, तीसरी अननोन पूछ लेंगे। हो सकता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दे, क्यू दे दे, डब्ल्यू पूछ ले, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू दे दे, क्यू दे दे तो डब्ल्यू पूछ ले, या फिर ये दोनों दे दे तो डेल्टा यू पूछ ले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, पहले भी मैं कई जगह बता चुका हूँ फ्लॉट का, तो इसको कॉपी करें और इस पर एक न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 कैलोरी ऑफ हीट एंड डज 209 जूल ऑफ वर्क, देन कैलकुलेट डेल्टा यू इन जूल, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े और उससे, ठीक है, क्या चीज़ हमें दे रखी है और क्या चीज़ पूछी गई है। तो 2 चीज़ है कि जब भी हीट और वर्क की बात आए तो ध्यान रख लेना, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है उसमें। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हो क्या रहा है उसमें, कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ये आपको पहचान में आना चाहिए। और तीसरा इसमें पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, बस उसका साइन कन्वेंशन कंसिडर कर ले। तो चाहो बस ध्यान रखना, डेल्टा यू इसने पूछा है जूल के अंदर, यहाँ पर क्या है, जो हीट है वो कैलोरी में दे दी है और जो वर्क डन है वो जूल में दे दिया, सिर्फ जे लिखा है पे, मतलब जूल में। तो हमें उस कैलोरी को भी क्या जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन काम में आएगा। तो एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर बाद में आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। पहले मैं क्या करूँ, जो मुझे क्वांटिटी दे रही है लिख देता हूँ। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q कितना दे दिया मुझे, 100 कैलोरी दे दिया। अब क्योंकि इसमें आंसर जूल के अंदर निकालना है तो मुझे कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमें पता है 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 भी लिखते कई जगह, और क्या कई जगह 4 एग्जैक्ट तो 4.18 होती है, ठीक है। तो अगर राउंड ऑफ करके भी लिखोगे, आंसर ऑप्शनल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 चलो हाल फिलहाल के लिए मैंने 18 लिख देता हूँ, ठीक है। अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये जूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो जाएगा, 418 जूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 1 जो कैलोरी होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्यों करा जूल के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि आंसर उसने किस में पूछा है, जूल में पूछा है। फिर जो वर्क डन है, वर्क डन मुझे कितना दे रखा है, 209 जूल। लेकिन अब इसका साइन कन्वेंशन, क्यों तो एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसने लिखा है सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डज 209 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम डज 209 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम ने वर्क करा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज से भी आपको पहचानना होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा मैंने नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, और 209 जूल। बस यहाँ पे फिर मैंने क्या करा, फ्लॉट अप्लाई करा। फ्लॉट क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी लिख दे हम, 418 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -209, और दोनों ही जूल में, तो लिखा नहीं मैंने। तो 418 में से ये करोगे तो ये वापस 209 ही आ जाएगा। तो जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में 209 जूल आएगी, ठीक है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, बड़ी है इसमें अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बात करें तो, ठीक। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर ले। फिर हम आगे चलते इस पे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये है,
है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमने पढ़ लिया। अब हमें करना क्या है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में मेजॉरिटी की बात करें तो हमने क्या है, एक तो है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, एक है डेल्टा यू, एक है क्यू हीट और एक है वर्क। 4 क्वांटिटी हमारे पास, इन्हीं को कैलकुलेट करना है। एग्जाम में 4 में से एट ए टाइम एक ही आएगा, मैक्सिमम 2 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा नहीं, ठीक है। और कुछ तो क्या है उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बस प्रोसेस कौन सा, उसमें क्या चीज़ क्या होती है। तो अल्टीमेटली 4 चीज़ें हमें हर प्रोसेस में कैलकुलेट करनी है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, 4 प्रोसेस में, ठीक है। तो वो मैं 1 बाय 1 देख रहा हूँ। और स्पेशली, ठीक है, 99% केसेस में हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस ही होती है। तो आइडियल गैस पे जो हमारे फॉर्मूलेज लगेंगे वो मैंने एक बार लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार मैंने लिख दिया ताकि एक बार रिवाइज हो जाए और आगे हमें यूज आएंगे तो हमें परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो यही टॉपिक लिखा मैंने आगे, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर डिफरेंट प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम आइडियल गैस के लिए 4 क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले। तो पहले बात करते हैं हम आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT उस पर अप्लाई होगी। फिर क्लोज सिस्टम होगा हमेशा, ठीक है, ओपन सिस्टम नहीं होगा, क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम हो गया मतलब उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, उसमें से मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो मोल्स जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अब डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एक तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है फ्लॉट से Q + W, उसके अलावा, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है डेल्टा यू किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा टी के, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा यू किसके बराबर होता है, कांस्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा टी, ऐसे भी बोल सकता हूँ। अगर मेरे को CV नहीं पता है तो मैं कहाँ से कैलकुलेट करूंगा, लास्ट लेक्चर में देखा था R/γ-1 से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ CV की जगह मैंने R/γ-1 लिख दिया, ठीक है। तो ये तरीके अलग अलग फॉर्मूलेज कहाँ काम आएंगे, कैलकुलेशन में काम आएंगे, ठीक है। फिर डेल्टा एच मुझे कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसके बराबर होएगा, NCP डेल्टा टी। CP अगर नहीं दे रखा या नहीं पता है तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, गामा टाइम्स ऑफ CV, क्योंकि CP/CV क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे देखना अब NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, गामा को छोड़ दो तो NCV डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू। अगर मुझे डेल्टा यू पता लग गया तो डायरेक्ट मैं गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी डेल्टा यू आ जाएगा। तो जहाँ से तुम्हें ईजी रखे और जो तुम्हें वैल्यूज दे रखी है उस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एच हो गया। फिर हो गया वर्क डन का, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये, नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल या V1 V2 PdV लिख दिया मैंने। और लास्ट फ्लॉट डेल्टा यू = Q + W, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों के हेल्प से आपको ये चारों जो क्वांटिटी डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू या क्यू, सब कुछ ना कुछ कहीं से आपको कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इनके अलावा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर भी इसके लिए मैंने ये चीज़ें पहले पढ़ा दी, फिर भी लिख दी। CV क्या होता है, R/γ-1 है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बात कर चुके। तो CP क्या होगा, गामा टाइम्स ऑफ CV होगा, या ऐसे लिख सकता हूँ CP/CV क्या होता है, गामा होता है नहीं। या एक फॉर्म और था CP - CV = R होता है नहीं, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो, CP - CV = क्या होता है, R होता है, ठीक है। इसको और इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा यानी CV की वैल्यू। फिर उसके बाद गामा की ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हमने ये भी लास्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसको डिटेल में पढ़ा है कि जो पॉइजन्स रेशियो है गामा है, मोनो एटॉमिक कोई सा भी एटम हो उसकी वैल्यू हमेशा 5/3 आएगी, क्योंकि NT और NR ट्रांसलेशन और रोटेशनल की वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, तो वो 5/3 आनी है। इसी तरीके से कब, आफ्टर इग्नोरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उसको इग्नोर करके चलना अनटिल अनलेस वो नहीं दे रहा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चंस में उसने स्पेसिफाइड कर दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसिडर करना है या बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया, तब आपको फिर से इनके लिए गामा कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस CV वाला जो फॉर्मूला था NT प्लस क्या था, NT + NR × R/2 + NV × R, ठीक है। तो वहाँ पे NV की वैल्यू भी रख के उसमें वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इन जनरल 99% केसेस में डायरेक्ट हमें सिर्फ NT और NR की जरूरत पड़ती है, NV मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए, ठीक है। JEE नीट मेंस बोलो या बोर्ड पे बोलो, इतने में हमारा, ठीक है, मोर देन इनफ है ये। तो 7/5 किसके लिए होगा, डायटोमिक के लिए या लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। 4/3 किसके लिए होगा, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए, और इनको बार बार देखोगे तभी याद होगा। और इसको, ठीक है, खैर हम यूज़ करेंगे तो याद तो होना ही है, फिर भी जितना इनको देखोगे उतनी ही, ठीक है, चैप्टर ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो एक बार वीडियो पॉज करें और चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से, आइसोकोरिक प्रोसेस से।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस लिखा मैंने। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, दैट इज dV इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। इस PV इक्वल्स टू nRT में पर्टिकुलरली इस प्रोसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्लोज सिस्टम होगा ये हमेशा, ठीक है, अभी मैंने लिख दिया था पीछे आइडियल के अंदर, ठीक है, क्लोज सिस्टम होगा तो n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और आइसोकोरिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V भी कांस्टेंट। दैट मीन्स मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि इसके अंदर P जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। और ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए कहाँ पढ़ा है और ये क्या चीज़ है, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ये पढ़ा है, और ये क्या है, ये हमने लॉ पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेट्स ऑफ मैटर में, वही सब चीज़ें, ठीक है, घूम फिर के सब गै-लुसैक्स लॉ है ये, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, और ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे भी लिख लें, ठीक है। तो सब चीज़ें वो एक दूसरे से फिजिकल केमिस्ट्री में या जो भी साइंस में जुड़ी हुई होती है, तो ये कहाँ से कैसे लॉ आया वो ये यहाँ से चीज़ हम इसको और फिर से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या पढ़नी है, कैलकुलेट करनी है मेरे को डेल्टा यू, और डेल्टा यू के लिए अभी हमने क्या देखा है, क्या फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, ठीक है। डेल्टा यू का मतलब क्या, NCV डेल्टा T होता है, या CV की जगह R अपॉन गामा -1 लिख लो। डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा यू अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। किसके लिए लिख रहा हूं मैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, मतलब डेल्टा यू तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। और जो डेल्टा यू है, ठीक है, जो डेल्टा यू है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कैसे दे रखा, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होती है वही तो किसके बराबर होती है, डेल्टा यू के बराबर होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा T लिखते हैं ना, चाहो तो ये भी लिख दो यहाँ पे NCV डेल्टा T। कहने का मतलब है जैसे डेल्टा यू, डेल्टा H, Q और W चार की हम बात करने वाले हैं, तो जो Q की वैल्यू होगी इस प्रोसेस में वही डेल्टा यू की वैल्यू होगी। वो भले इससे आप कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, वो जैसे आपको क्वेश्चन में कन्वीनियंस दे रखी है, जैसी वैल्यूज दे रखी है उसको यूज करके, तो दो वैल्यू तो सेम होगी इसमें, तो अल्टीमेटली एक ही चीज यहाँ से कैलकुलेट करनी है। जैसे Q या डेल्टा यू पता लग गया तो गामा टाइम्स मल्टीप्लाई करो, डेल्टा H अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा। यानी आ रही बात समझ में। फिर इसके अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर लास्ट जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ V1 V2 P एक्सटर्नल dV। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dV की वैल्यू क्या होनी, 0। तो इस केस में, आइसोकोरिक के केस में वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो मुझे जब आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है तो वर्क डन 0, खत्म। जो Q की वैल्यू होगी वही डेल्टा U की होगी, या डेल्टा U की वैल्यू होगी वही Q की होगी, एक ही बात। और ये दोनों में से एक भी मुझे पता लग गया तो दो वैल्यू अपना पा गई, और उसको गामा टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा H भी आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसा मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट में एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आइदर Q मुझे पता लग जाए या डेल्टा U पता लग जाए। आ रही बात समझ में। तो न्यूमेरिकल में इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब चाहो तो इसमें ना आप ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला था ना कि ग्राफ कैसे बनते हैं, क्योंकि इतना कोई टिपिकल नहीं है, आइसोकोरिक है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T होगा। कब, V जब कांस्टेंट होगा तो कैसा आएगा, डायरेक्टली आएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ये। जैसे अगर मैं PV ग्राफ बनाऊंगा तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ये PV, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं क्या ग्राफ बना लूँ, PT ग्राफ बना लूँ, सॉरी ये ग्राफ हो जाएगा PT। उसके अलावा फिर मैं क्या ग्राफ बना लूँ, PV ग्राफ बना लूँ। तो PV ग्राफ जब बनाऊंगा
तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वो डिसाइड कर लेना कहीं से भी प्रेशर कम हो रहा है बढ़ रहा है एक बार। इसी तरीके से क्या बनाएंगे हम, टीवी ग्राफ बनाएंगे, तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इस तरीके से। तो ये सब ग्राफ तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो उसको फिर से नहीं बता रहा मैं। ठीक है, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ग्राफ कहाँ से, ये सारी चीज़ हमने यहाँ से देख लिया नहीं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर ले बस। ठीक है, फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखें इस पे। 80 ग्राम ऑफ O2 गैस आर हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 227 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में, बोर्ड में, जेईई या नीट में आपसे मैक्सिमम 1 या 2 ही वैल्यू पूछेगा। मैं तो चारों कैलकुलेट करवा रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है, यूज टू हो जाए, आदत जो है प्रैक्टिस हो जाए। नहीं, ठीक है, तो हमें पहले तो समझें प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। हमें दे रखी है ऑक्सीजन गैस, दे रखी है 80 ग्राम, मतलब गैस दे रखी है, उसका वेट दे रखा है। आर हीटेड फ्रॉम, टेम्परेचर दे रखा है T1 से T2 इन ए क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर का मतलब ये है, जो लिखा है टर्म यहाँ पे, क्लोज रिजिड कंटेनर का। एक तो क्लोज है चारों तरफ से, जो मैंने बोला कि क्लोज तो होगा ही होगा। रिजिड का मतलब क्या है कि उसकी जो वॉल है सारे रिजिड है, मतलब फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है यानी, या फ्लेक्सिबल नहीं है। वो सारी जो वॉल्स है सारी क्या फिक्स्ड है। ऐसा भी नहीं है पिस्टन फीटेड रिजिड वॉल्स है, सिर्फ उसने बोला है सिर्फ वॉल्स है। ठीक है, रिजिड वॉल्स है मतलब क्लोज भी है और वॉल्यूम उसका चेंज भी नहीं हो सकता, कंटेनर है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में इसने क्या बोला कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आ रही बात समझ में? बहुत ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सिंपल सा तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे और तुम उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा। थोड़ा सा इस तरह की लैंग्वेज इसलिए स्टार्टिंग मैंने टाइम दिया था ताकि ये चीज़ें आप पढ़ो तो आपको, ठीक है, क्लिक करनी चाहिए। तो क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब कैसा हो गया, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया जिसके अंदर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो चाहो तो वीडियो पॉज करके और एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देखे सारी, फिर इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब देखिए इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो मुझे पता लग गया क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर दैट इज वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा इसका मतलब जो dV की वैल्यू होगी वो होगी 0। जैसे dV 0 हुआ, पहली चीज तो मैंने क्या करा, वर्क डन को क्या रहा, नेगेटिव ऑफ PdV जो लिखते हैं वर्क डन को तो कर दिया 0। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी W तो होगी खत्म। फिर मैं डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, जैसे मैंने बोला अभी कि आइसोकोरिक है तो मुझे एक ही चीज पता करनी है। ठीक है, एक ही चीज पता करनी है, तो डेल्टा या क्यू में से जो भी मेरे को आसान लगे उसको मैं क्या कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ। तो अगर मैं बात करूँ NCV डेल्टा T यूज करता हूँ अगर QV के लिए, तो N तो मुझे पता लग जाएगा 80 ग्राम गिवन वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो वहां से मुझे क्या पता लग जाएगा, मोल्स पता लग गए। डेल्टा T T1 T2 भी दे रखे, लेकिन CV नहीं पता मुझे, डायरेक्टली CV नहीं दे रखा। लेकिन CV का दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, R/γ-1, तो R की वैल्यू तो मुझे पता है। ठीक है, और गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गैस जैसे देखिए मुझे O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक गैस है, और डाई एटॉमिक गैस है तो अभी मैंने बताया था उसके लिए वो वैल्यू याद ही रख लेना आप। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। बस हो गया न्यूमेरिकल। तो ये सब चीज़ें जो इतनी पढ़ी उसके बाद, ठीक है, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम बात करते डेल्टा यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो NCV तो नहीं दे रखा, तो मैं क्या लिख देता हूँ, NR डेल्टा T। ठीक है, और यहाँ पर γ-1। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, चाहो तो लिख लेना यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर है वो कितना दे दिया मुझे, 27 डिग्री, एंड T2 जो टेम्परेचर है वो दे दिया 227 डिग्री। देखो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, तो टेम्परेचर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में यूज़ करना है, केल्विन में। फिर मैं कभी बार ऐसे करता हूँ, सर बोलते हैं आप कभी तो क्या बोलते हो और कभी क्या। कहने का मतलब है कि जब भी सिर्फ टेम्परेचर की एक ही वैल्यू रखना हो तब हमेशा केल्विन में रखना, और अगर आपको जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए हो तो वो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हो या केल्विन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस हो, वो डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा।
अगर मैं इसको बोलता हूँ 227 माइनस 27 तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 200 का। इसमें क्या करो 273 इसमें भी ऐड कर दो, 273 इसमें भी ऐड कर दो, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 500। फिर भी माइनस करके देख लो 500 माइनस 300 200 ही आएगा। तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस लोगे ना, वो डिग्री सेल्सियस में से डायरेक्ट करो या केल्विन में से करो, वो सेम ही आएगा जो केल्विन माना है, ठीक है। तो वो अननेसेसरी उसमें टाइम खराब मत करो। हाँ एग्जैक्टली सिर्फ आपको टी की वैल्यू रखना हो तब केल्विन में कन्वर्ट करके रखें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एन की वैल्यू, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। चलो मैं इसको ये थोड़ी चीजें मैं, ठीक है, पहले लिख ही देता हूँ जो भी गिवन वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ T1 जो दे रखा है मेरे को 27 डिग्री दे रखी है, ठीक है। T2 जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। फिर जो मोल्स है, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट मुझे दे दिया 80 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32, ये आ गया मेरे पास मोल्स। फिर उसके बाद, ठीक है, गामा, गामा क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाई एटॉमिक है ऑक्सीजन गैस। तो ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू है जो मुझे पता थी और जो यहाँ से मुझे पता लग रही इन्फॉर्मेशन, वो मैंने क्या करा यहाँ पर लिख दिया है। नहीं बस अब वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा यू NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, ठीक है। R की वैल्यू अभी तक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मुझे R की वैल्यू यूज़ करनी पड़े, ठीक है। और चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, इसको कैलोरी में, कैलकुलेट इन कैलोरी कर लो। कैलोरी इसलिए करा है क्योंकि जब कैलोरी, जब एनर्जी आर की वैल्यू देखो जूल में भी यूज़ कर सकते हो और कैलोरी में यूज़ कर सकते हो। तो जब जूल में यूज़ करोगे तो आर की वैल्यू 8.315 यूज़ करना पड़ेगा, और जब जूल में यूज़ करेंगे तो आर की वैल्यू 2 लिखनी पड़ती है। तो वहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन ईजी आती है। तो अभी के लिए मैंने कैलोरी लिख दिया, ठीक है। या फिर और इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह और चाहो तो मैं और सिंप्लीफाई, इस तरीके भी कई बार आजकल आने लग गया है। क्वेश्चंस में ही गिवन दे देते, वो क्या क्वेश्चंस में ही उन्होंने गिवन दे दिया कि आर को यूज़ करो आप 2 कैलोरी, मतलब आर की जगह मेरे को क्या करना है 2 ही लिखना है। तो इस तरीके भी आप क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी यूनिट में ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन से देख ले, जूल में कैलोरी में वो वैल्यू रख दे। तो एन की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 80/32, ये एन की जगह रखा, इनटू आर की जगह मैंने कैलोरी के लिए 2 रखा। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 200, गामा कितना हो जाएगा 7/5 -1, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको पूरे को कैलकुलेट कर ले, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा कैलकुलेट होकर आएगा 2500 कैलोरी, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो उसको। अब जैसे ही ये मुझे पता लग गया डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, तो सेम वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा यू की जो वैल्यू वही क्यू वी की वैल्यू होगी, जो कि क्या होगा 2500 कैलोरी। और डेल्टा एच अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए गामा टाइम्स ऑफ क्या कर दो, डेल्टा यू कर दो। गामा की वैल्यू मेरे पास है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2500, इसको कैलकुलेट कर दे यानी, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले। और ये कैलकुलेट होकर आएगा तो 5 से कैंसिल करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3500 कैलोरी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे 4 जो अननोन्स थे हमारे पास, उन सभी को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई 3500, डेल्टा यू की वैल्यू और क्यू की वैल्यू सेम होगी 2500 कैलोरी, ठीक है। और डब्ल्यू तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो ये होगा 0, ठीक। तो फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें क्या होगा, मैक्सिमम 1 या 2 वैल्यूज ही पूछेगा। मैंने फिर भी 4 वैल्यूज बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है तो उसको आप कैसे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले इसको एक बार।
अब देखें नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा हमें आइसोबेरिक। ठीक है, आइसोबेरिक का मतलब ही क्या है? ठीक है, फर्स्ट आइसोकोरिक था, नेक्स्ट आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक का मतलब ही क्या है? P जो है, प्रेशर जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, दैट इज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बोल रहा हूं अगर आइडियल गैस इक्वेशन अगर मेरे पास लिखी हुई है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में बात ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे n, ठीक है, हमेशा क्लोज सिस्टम ही होगा, तो n कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट है, प्रेशर इसमें हो गया कांस्टेंट। प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू T। V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब क्या हुआ? दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, या फिर उल्टा भी लिख सकता हूँ V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। और फिर से ये स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ पढ़ा था हमने, और कौन सा लॉ है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग पे जोर डालें और बताएं, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये है चार्ल्स लॉ। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिर से डेल्टा यू की, तो वो NCV डेल्टा T होगा, और CV नहीं पता तो NR डेल्टा T अपॉन गामा -1 से आप कैलकुलेट कर ले डेल्टा यू को। ठीक है, फिर आपको डेल्टा H कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा H क्या होता है? गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। और जो डेल्टा H की वैल्यू होती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज, जो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यही क्या होगी? Q की वैल्यू होगी। तो डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एच हो गया, क्यू हो गया, लास्ट क्या रह गया? डब्ल्यू, वर्क डन हो गया। तो वर्क डन के लिए क्या है? नेगेटिव ऑफ V1 V2 यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो लगा दे इसमें। और प्रेशर तो इसमें कांस्टेंट है तो बाहर ले ले इसमें, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा V2 माइनस V1। क्लियर है? तो इस तरीके से आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे चारों वैल्यूज़। इसमें अब से फिर से क्या है? एक डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। जैसे डेल्टा यू पता लग जाएगा उसका गामा टाइम्स डेल्टा यू होगा, डेल्टा एच हो जाएगा गामा टाइम्स उसका मतलब, और वही क्यूपी की वैल्यू होगी। तो 1, 2 और 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें और इस पर एक न्यूमेरिकल्स देखते। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा थ्योरेटिकली लिखा हुआ न्यूमेरिकल, ग्राफिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो ग्राफ को रीड करके भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसमें, ग्राफ तो बना दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, तो इसको लिख देता हूँ मैं। वापस से वही चीज़ है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट, ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस फॉर गिवन प्रोसेस। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है। अब प्रोसेस क्या हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोल दिया। ठीक है, डायटोमिक गैस है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, डायटोमिक आइडियल गैस। ठीक है, अब इसने बोल दिया ये जो ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस है कोई, और उसका हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ को रीड करके हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा ये, ठीक है, प्रोसेस है यानी। तो ग्राफ देखेंगे तो V वर्सेस T, ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के अगेंस्ट है। वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। हाँ, ए पॉइंट पे यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 400 केल्विन दे रखी है, बी पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू 100 केल्विन दे रखी है, और ये ओरिजिन से पास होते हुए जा रहा है। तो V और T प्रोपोर्शनल है, V और T प्रोपोर्शनल है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पे अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट हो गया मतलब क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं थी थ्योरी। अब यहाँ पे कोई गैस का नाम नहीं लिया, सिर्फ क्या लिख दिया उसने, डायटोमिक आइडियल गैस यानी। तो ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं और फिर अब इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस कैसा है, आइसो, ग्राफ देख के मुझे पता लगा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है ये, दैट इज पी क्या है इसमें, कांस्टेंट है। क्लियर है। फिर कैसी गैस है ये, डाई एटॉमिक आइडियल गैस है ये, डाई एटॉमिक आइडियल गैस है, विच मीन्स यहां से मुझे क्या पता लगेगा, डाई एटॉमिक आइडियल गैस, गैस कोई सी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, यहां से मैं गामा की वैल्यू बता सकता हूं, यानी वो क्या होगी डाई एटॉमिक के लिए 7/5। आ रही बात समझ में, ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ मोल, एन की वैल्यू इस बार डायरेक्ट दे दी, वेट ना देके एन की वैल्यू 1 दे दिया हमें। और टेम्परेचर देखें यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, T1 टेम्परेचर मुझे कितना दे रखा है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ नहीं, देखो एरो दे रखा मतलब T1, ये ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो T1 टेम्परेचर 400 केल्विन है, एंड जो T2 टेम्परेचर है वो कितना है, 100 केल्विन है। तो ऐसा नहीं ज़्यादा को कम में से माइनस करना हमेशा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो फाइनल क्या होगा, अगर मेरे को डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डेल्टा टी का मतलब होगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 400 और यूनिट केल्विन है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 केल्विन होगा। क्लियर है। तो बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो इसकी। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर ले, डेल्टा यू, तो सी वी तो डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 1। अगेन आर की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी, तो मैं ठीक है मान लेता हूँ, या चलो लिख ही देता हूँ, आर की वैल्यू कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए आर की वैल्यू में क्या 2 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आर यूज़ करना है हमें 2 कैलोरी। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, इतनी टफ भी नहीं आती कैलकुलेशन, लेकिन हाँ एग्जाम में ध्यान रखा है जो दे रखा हो जूल में उसके अकॉर्डिंग ही आर की वैल्यू आपको क्या करनी, यूज़ करनी। 1 इंटू 2, सॉरी आर की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे, इनटू टेम्परेचर डेल्टा टी, अब क्या लोगे 300 नहीं लोगे, विथ साइन लिखना है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 300। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं इसकी। फिर गामा की वैल्यू 7/5 -1। ठीक है, इसको पूरे को आप कैलकुलेट कर ले, और कैलकुलेट करेंगे तो ये कोई आर की वैल्यू हमने किस में कैलोरी में लिए, तो ये कैलकुलेट करने पे -1500 कैलोरी आएगा, नेगेटिव ये साइन। दैट मीन्स क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, -1500 में इंटरनल एनर्जी कम हुई। साइन क्या बता रहा है मुझे, कम। फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब इनिशियल ज़्यादा थी, फाइनल कम हुई, मतलब एनर्जी कम हुई, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू आ गया, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, दैट मीन्स 7/5 इंटू -1500 कैलोरी। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा ये, तो -2100 आ जाएगा ये, -2100 कैलोरी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, फिर भी अपनी तरफ से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बाद में बोलना कि सर आंसर गलत है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली मैं सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही क्या होगी, क्यूपी की वैल्यू होगी। ठीक है, जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, क्यूपी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से यही किसके बराबर हो जाएगा, हीट की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट रह गया वर्क डन। वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, W = P डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम तो मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे एक तरीका में से उसको कर सकते हैं, लेकिन और सबसे बेसिक सिंपल तरीका क्या है कि मुझे जब 2 क्वांटिटी पता लगेगी तो मैं फ्लॉट अप्लाई कर लूँ। फ्लॉट अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, डेल्टा U = Q + W। अब डेल्टा U भी पता है, Q भी पता है, मुझे तो W कैलकुलेट यहाँ से कर सकता हूँ मैं।
ठीक है। तो जो यहाँ से W होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा U माइनस Q, और डेल्टा U की वैल्यू कितनी है -1500 माइनस इसके अंदर जो सिंबल आ रहा है, और Q की वैल्यू भी माइनस है तो -2100। तो यहाँ से Q की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 कैलोरी आ रही है। मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है इस सिस्टम के अंदर। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 चीज़ें देख के चलनी है। देखो वर्क डन के लिए डायरेक्ट हमेशा नहीं वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको देखना है कि कहाँ से कैलकुलेशन इजी हो रही है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दूसरा एक तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है, वर्क डन की जगह, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे देखो हमने देखा है क्या है, या पीछे चलो पीछे से ले लेता हूँ मैं। प्रोसेस कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। तो जो हम यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन में हमने जो लिखा था ना यहाँ पे P तो कांस्टेंट हो गया V2 माइनस V1, तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, T भी लिख सकता हूँ, यानी क्योंकि V किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो स्पेशली आइसोबैरिक प्रोसेस में, ठीक है, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस में स्पेशली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -P और इसको क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू 2 है, तो ऐसे बोल सकता हूँ, अगर यहाँ V1 होता तो वो प्रोपोर्शनल टू T1 होता, V2 होता प्रोपोर्शनल टू T2 होता, तो उसकी जगह V2 माइनस V1 की जगह T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। किसके अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट के लिए। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर तो पता चली गए, T1 कितना दे रखा है 400 केल्विन, T2 कितना दे रखा है 100 केल्विन, और प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हमें पता है क्या इसमें, अच्छा प्रेशर भी नहीं पता, चलो अच्छा इसको एक सेकेंड, अच्छा आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें इसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करने से हो जाएगी, ठीक है। PV = nRT लिखोगे, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ इसको अलग से। देखो ये है PV = nRT, है ना। अब यहाँ पर क्या है, P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V = N अपॉन R, सॉरी N इंटू R अपॉन P = T, सही है। अब इस केस में क्या है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे V1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1, तो V1 की जगह ये वैल्यू रखे। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँ, V2 लिखूँ, तो V2 के लिए NR और P तो कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह सेम T2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखे NRP अपॉन T2 रख दे। अब P तो दोनों में क्या आएगा, एलसीएम लेके कॉमन आएगा और P से P कट जाएगा, ठीक है, P से P कट जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस क्या बचेगा NR, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख ही देता हूँ इसमें। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 3 तो कांस्टेंट है, तो मैंने V1 की जगह क्या करा, NR अपॉन T1 लिख दिया, तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो -P ये तो फॉर्मूले में एज इट इज़ है, इसकी जगह V2 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, NRP, और यहाँ पर क्या जाएगा T1 माइनस NRT2 अपॉन P, ये कर दिया मैंने। P दोनों में से एलसीएम कॉमन आएगा, इस P से कैंसिल हो जाएगा, NR दोनों में से कॉमन आएगा, मतलब NR अपॉन P पूरे बाहर लेना, T1 माइनस क्या बच जाएगा T2, तो फाइनल जो फॉर्मूला होगा ये, ठीक है, -NR T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा V2 की जगह यहाँ पे ना इसको चेंज कर लेना, ठीक है, वो डायरेक्टली है तो 1 की जगह 1 आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर T2 हो जाएगा, और यहाँ पे T1 हो जाएगा, सही है। अब देखना, एक तो वर्क डन आपने वहाँ से निकाला फ्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, N की वैल्यू पता है 1, R की जगह रखो 2, T2 की वैल्यू पता है 100 माइनस T1 की वैल्यू पता है 400, डाल के देखना 600 ही आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में आप इस तरीके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लेना, और यहाँ पे जिसने कॉपी नहीं करा, ठीक है, एक बार पहले इसको कॉपी कर ले, और जिसने इसको कॉपी नहीं करा वो यहाँ से भी इसको भी कॉपी कर ले।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है अच्छा ये W की वैल्यू है, मैंने क्यों लिख दिया इसका, ठीक है, इसके आगे लिख देता हूँ W इज इक्वल्स टू 600 कैलोरी। और ध्यान रखना अभी जो मैंने बोला या तो इससे फ्लॉट से कैलकुलेट कर लो W, या फिर W की जगह एक और लगा के चेक कर लेना -NR डेल्टा T मतलब T2 - T1 करके देखना, सेम आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप कॉपी कर ले।